जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में ज्योग्राफी के चर्चा किया था प्लेटों की गति के बारे में, तो प्लेटों की गति में हमने 3 प्रकार की गतियों को मुख्य रूप से देखा था, जो कि अपसारी गति थी, अभिसारी सीमा और अभिसारी सीमा, और थी हमारी दूसरी रूपांतरित सीमा, जिसे हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक, तो अभिसारी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, इनकी गतियों के बारे में पढ़े थे। अब इस गतियों के कितने प्रकार हो सकते हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, साथ ही में हम ज्वालामुखी के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये कुछ सामान्य सी सूचना है, इस पर जरा आप ध्यान दें। आगे चलते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले कल ये बता दिया था कि किस तरीके से ये प्लेटें गति करती हैं, और जो कि प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से हमने ये क्लियर किया था कि ये जो 7 बड़ी प्लेटें हैं, इन 7 बड़ी प्लेटों के बारे में आपसे चर्चा हो चुकी थी। और इन 7 बड़ी प्लेटों के विषय में जिसमें हमने आपको बताया था यूरेशियन प्लेट बताया था, पैसिफिक प्लेट बताया था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बताया था, अंटार्कटिक प्लेट, और ये अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन और साउथ। तो ये 7 प्लेटों के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी और इनकी गतियों के बारे में चर्चा किया था। अब कुछ 2-3 मुख्य सिद्धांत समझने की जरूरत है आगे की बातों को समझने के लिए। देखिए, अगर आपको एक ग्लास में पानी दें और एक लोहे की बाल दें, एक प्लास्टिक की बाल दें, और उस कहें कि दोनों को डालिए, तो दोनों अगर एक साथ डालेंगे तो कौन सी डूबेगी? तो अब इस बात है कि वो जो लोहे की गेंद है वो पहले डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो मास पर यूनिट एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो जिसमें, इसका मतलब क्या है मास पर यूनिट एरिया? इसका मतलब है कि उसमें घनत्व ज़्यादा है। घनत्व जिसमें ज़्यादा होगा वो जल्दी डूबेगी चीज़। जैसे तेल का घनत्व कम होता है तो पानी पर से सूरत तेल तैरता रहता है, लेकिन अभी क्या कहते हैं ये, उसमें लोहे की गेंद डाल दो तो गिर जाता है, नीचे डूब जाता है, बालू डाल दो नीचे डूब जाता है। तो ये है कि ये तो आपको सिद्धांत समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो डूबेगी या वो नीचे जाएगी। ठीक, तो हमने कल क्या आपको बताया था कि जो हमारी ओशनिक प्लेट होती है, यानी कि महाद्वीपीय जो प्लेट होती है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है किससे? उसका घनत्व हमारी महाद्वीपीय प्लेट से ज़्यादा होता है। यानी कि 2 प्लेटें हमने बताई थी, एक तो ओशनिक प्लेट और दूसरा महाद्वीपीय प्लेट, और उसके 7 तरीके बताए थे। तो जो हमारी ये पैसिफिक प्लेट है और ये जो हमारी ये अटलांटिक महासागर की प्लेट है, यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट का आधा भाग, और ये जो हमारा साउथ अफ्रीकन का ये डूबा हुआ भाग, ये ओशनिक प्लेट है। तो हमने आपको ये बताया था कि जो ओशनिक प्लेट है उसका घनत्व ज्यादा होगा, यानी कि जो महासागरीय प्लेट है उनका घनत्व ज्यादा महाद्वीपीय के अपेक्षा। तो महाद्वीपीय का घनत्व कम होगा, तो घनत्व जिसका ज्यादा वो नीचे जाएगी। तो हमेशा महासागरीय जो प्लेट होगी वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाएगी। ठीक, तो मान लीजिए 2 प्लेट है, 3 प्रकार की गति बताए थे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। तो मान लीजिए 2 प्लेटें कन्वर्ज हो रही हैं, एक ओशनिक है और एक क्या है, कॉन्टिनेंटल है, यानी कि एक महाद्वीपीय है और एक महासागरीय। तो दोनों मान लो कन्वर्जेंट गति कर रहे हैं, यानी कि कन्वर्ज हो रही हैं, पास आ रही हैं। तो ये ओशनिक प्लेट है और ये महाद्वीपीय। तो ये ओशनिक प्लेट अगर जब आएगी इसके पास तो ये हमेशा नीचे जाएगी, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है, तो ये नीचे चली जाएगी मेंटल में। तो यहाँ मेंटल में पहुंच गई। तो ये सिद्धांत आपको बताना जरूरी था। तो अब इस बात को आप समझ लिए होंगे। ठीक, अब इन सारी गतियों के प्रकारों को हम समझें उससे पहले हम आपको बता दें आगे। ये देखिए, ये है हमारा मेंटल, ये हमारा मेंटल है, ये हमारा मेंटल है, और ये हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट है। और ये जो है हमारा ये भूरी कलर जो दिख रही है आपको, ये हमारा क्या है, ये हमारी ओशनिक प्लेट है, क्योंकि ये है हमारा ओशन भरा हुआ जल, और ये हमारा ओशनिक प्लेट है। तो जब ये ओशनिक प्लेट इधर आ रही थी, ये इधर गति कर रही थी, यानी कि दोनों क्या कर रही हैं, कन्वर्जेंट हैं, यानी कि दोनों एक तरफ आ रहे हैं तो कन्वर्ज हो रही हैं, यानी कि अभिसारी सीमा है। अभिसारी सीमा में इसका घनत्व ज्यादा, तो ये देखिए नीचे जा रही है, ये कहाँ हम जा रही है, मेंटल में जा रही है, और मेंटल में पिघल रही है, और मेंटल में पिघल के जस्ट इस कॉन्टिनेंटल जो हमारी ये प्लेट थी उसी के किनारे पर यहाँ पे क्या लावा के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में आ गई, बाहर आ गई। तो आपको ये दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से कि ये जो है प्लेट नीचे जाके घुली और मैग्मा बन के लावा के रूप में, यहाँ ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ गई। तो ये चीजें लगातार चल रही हैं इस पृथ्वी पर। ठीक, और ये चल क्यों रही हैं प्लेटें? क्योंकि हमने कल आपको बताया था ये जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत और ये कन्वेक्शन करंट सिद्धांत, ये पुरानी वाली वीडियो, पिछली कल वाली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम आपको जो बताए थे कि ये जो हमारे 3 प्रकार की गतियां बताए थे प्लेटों की, इन 3 प्रकार की गतियां कैसे कैसे हो सकती हैं उसको समझ लीजिए। देखिए, एक तो हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बताए थे। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हों तो किस तरीके से हो सकता है? एक तो हो सकता है कि ओशन वाली प्लेट हो, महासागर की प्लेट हो, और एक हो सकता है क्या, एक हो सकता है हमारा कॉन्टिनेंट वाली प्लेट हो। तो डाइवर्जेंट हो रही हो, क्या हो रही हो, क्या हो, ओशन कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट।
तो ओशन प्लेट और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो दो लोग डाइवर्ज हो रही हैं। ये गति पूरे अभी तक पृथ्वी में मिली ही नहीं है, ऐसी गति अभी तक जहां भी गति ये ऐसी हुई इस पूरे मैप में। ये आपको जो निशान लगा हुआ है इसमें रेड कलर, ये दिखा रहा है कि प्लेट किस दिशा में गति कर रही है। अगर दूर जा रहे हैं तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोल रहे हैं, पास आ रहे हैं तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बता रहे हैं, और एक दूसरे के समांतर आगे पीछे जा रही हैं तो हम उसको ट्रांसफॉर्म या रूपांतरित सीमा बोल रहे हैं। ठीक, तो ये गतियां हैं। तो कितने प्रकार की हो सकती हैं, या तो ओशनिक प्लेट हो एक और एक कॉन्टिनेंटल हो तो उनका डाइवर्जेंट हो। तो ये अभी तक हमने संभव ही नहीं है, ऐसी गति अभी संभव हो सकती है लेकिन मिला नहीं है ऐसी कोई गति अभी तक। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक प्लेट हमारी क्या हो, ओशनिक हो और दूसरी भी ओशनिक हो। तो यानी कि ओशन ओशन क्या हो, हम डाइवर्जेंट पढ़ रहे हैं तो ओशन ओशन डाइवर्जेंट हो, यानी कि दो ओशनिक प्लेटें दूर जा रही हों। ठीक, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि क्या कहते हैं हमारा कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट हो। तो इसमें केवल दो तरीके का, डाइवर्जेंट में दो, या तो ओशन ओशन डाइवर्जेंट होगा या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट होगा। तो अब इसका उदाहरण कहाँ है, ओशन ओशन डाइवर्जेंस, यानी कि ऐसा जगह बताओ जहां पे दो ओशनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हो। तो वो है हमारा अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये जो ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली बोल रहे हैं, क्षमा करिए, जो ओशन ओशन वाला है, ओशन ओशन में हमारा ये मिड अटलांटिक रिज है। मिड अटलांटिक रिज यानी कि जो कटक निर्माण हुआ, दो चीजें दूर गई, दो ओशनिक प्लेटें दूर गई, तो ओशन ओशन डाइवर्जेंट कहां होगा, मिड ओशनिक रिज बनेगा। और अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट, यानी कि महाद्वीप महाद्वीपों का, दो महाद्वीपों का विस्थापन एक दूसरे से दूर जाए, तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट जो है यहाँ पे, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, इसको हम आपको मैप से अगर समझाएं तो मैप में अगर हम दिखाएं आपको, तो ये देखिए, आप मैप में देखिए, इसमें देखिए, तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिड अटलांटिक रिज है। तो यहाँ पे ये वाली प्लेट इधर जा रही है, ये वाली प्लेट, तो इसको, ये कौन सी प्लेट है, ये यहाँ पे ओशन है और यहाँ भी ओशन है, तो ओशन ओशन डाइवर्जेंट, ओशन ओशन डाइवर्जेंट, यानी कि महाद्वीप महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, दो दूर जा रहे हैं। ठीक, अभिसारी सीमा है ये, अपसारी सीमा। ठीक, तो ये समझे आप। चलिए आगे देखते हैं। तीन प्रकार की इस होती है लेकिन इसमें दो ही संभव है। ठीक, अब हम चलते हैं क्या, इस वाले पे, कन्वर्जेंट वाले पे। ट्रांसफर डाइवर्जेंट हो गया, अब कन्वर्जेंट वाले पर देखते हैं। कन्वर्जेंट यानी कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हो। तो कन्वर्जेंट में पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, पहली पॉसिबिलिटी होगी कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक तो कॉन्टिनेंट हो दूसरा भी कॉन्टिनेंट हो, और वो क्या हो रही हो, कन्वर्ज हो रही हो। सी यानी कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, महाद्वीप महाद्वीप ये अभिसरण, दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हो। ठीक, और जो अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है या ओशन और ओशन हो, ओशन ओशन कन्वर्जेंट हो रही है, यानी कि दो ओशनिक प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हो। ठीक, और अगला चले हम देखते हैं, और इसमें अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगली इसमें जो पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो कॉन्टिनेंट हो या ओशन हो। एक प्लेट या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, दूसरी प्लेट ओशनिक प्लेट हो। तो कॉन्टिनेंटल भी हो, एक कॉन्टिनेंटल हो और ओशन हो, और उनका क्या हो रहा हो, कन्वर्जेंस हो रहा हो। तो एक ओशनिक हो दूसरा कॉन्टिनेंटल। तो इसका उदाहरण हमारा क्या है, आप बताइए, सोच के बताइए कि ऐसी जगह बताइए पृथ्वी पर जहां पर एक प्लेट तो ओशनिक हो और दूसरी कॉन्टिनेंटल हो, तो वो एक दूसरे के पास आ रहे हो। तो वो है हमारा ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आप देख रहे होंगे ये जो मैप में बना है, मैप में ये आपको जो दिख रहा है, तो ये जो प्लेट है हमारी पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, और ये देखो गति इसमें दिखाई गई है ना, इधर आ रही है, तो ये कौन सी गति है, कन्वर्जेंट है, एक दूसरे के पास आ रही हैं। और ये वाली जो प्लेट है ये कौन सी प्लेट है, ये है यूरेशियन प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट पैसिफिक प्लेट के ओर गति कर रही है, और इधर से नॉर्थ अमेरिका है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, ये इधर देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका वाली जो प्लेट है इधर पैसिफिक प्लेट की ओर गति कर रही है। तो यहाँ पर देखिए इस जगह थोड़ा सा इसमें अपवाद है, यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म वाली गति कर रही है, इसे मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अंटार्कटिक वाली, ये जो हमारा है आर्कटिक वाला, ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, यानी कि दोनों कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में नीचे कौन जाएगा, मैंने पहले बताया है ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी। तो क्या होगा कि ये ऐसे छोटा होता चला आएगा। यहां देखिए आप, ये देखिए, अब देखिए यही है,
ये चीजें, ये इधर आ रही है, 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 और ये पूरा हमारा गोला वाला ओसनिक प्लेट है। तो जब ये ऐसे आ रहे थे छोटा गोला दबाती जा रही हैं, और ये ओसनिक प्लेट का जो किनारा है हमारा, वो ओसनिक प्लेट का किनारा इनके नीचे धंसता जा रहा है। किसके नीचे? इसके नीचे जा रहा है, जो हमारा ये कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है और ये ओशन वाली प्लेट। तो ऐसे जा रहा है और कहाँ जाएगा? मेंटल में जाएगा, और मेंटल में जाके पिघल के क्या बनाएगा? यहाँ पर ऐसे पर्वत के रूप में ज्वालामुखी और फोल्ड माउंटेन बना देगा। तो यही देखिए, जब हम आप यहाँ पे हम आपको चित्र में अगर दिखाएं हैं, तो ये देखिए जहां जहां ये बना है, जहां जहां ये है, ये देखिए हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, क्या है? ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर पूरा ये क्या बना है? जापान वाला आइलैंड बना है, और ये क्या बना है? इंडोनेशियन आइलैंड बना है, पूरा आर्किपेलागो बना है, और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बना है। क्यों? क्योंकि यहां से ओशनिक प्लेट नीचे जा रही है और फिर निकल के इसी कॉन्टिनेंट पर दिख रही है पिघल के। ये पूरा जो हमारा रॉकीज माउंटेन है उसी की वजह से बना है। एंड ये जो है हमारा क्या कहते हैं, एंडीज माउंटेन, ये भी उसी की वजह से बना है, क्योंकि ये गति इधर कर रही है ये वाली, और ये इधर आ रहा है। तो ये जब ओशनिक प्लेट नीचे जा रही है और पिघल के मेंटल से ऊपर आ रही है, तो इसी किनारे पर ये एंडीज और रॉकीज का फॉर्मेशन हो रहा है। और देखिए अगला क्या था हमारा? अगला था हमारा ओशन 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 कन्वर्जेंट, और एक हो गया कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हमारा क्या? कन्वर्जेंट। और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट में क्या था हमारा? कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट जब दो कन्वर्ज हो रहे हो तो उसमें हम क्या देखेंगे? अब देखिए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट, तो ये एक यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जब इंडिया, तो ये भी कॉन्टिनेंटल है और ये भी कॉन्टिनेंटल है, और कर क्या रही है? कन्वर्ज कर रही है। तो यानी कि ये इधर जा रही है और ये भी इधर। तो ये देखिए निशान पहले ही बनाया ना इसकी गति। तो इसी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर जाने से यूरेशियन प्लेट से जब टकराई, तब जाके यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ ना फॉर्मेशन। तो ये क्या करती हैं? ये कुल मिला के कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री का निर्माण करती हैं, कंस्ट्रक्शन करती हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जब आके आई तो ये यहाँ पे एक हिमालय का फॉर्मेशन कर दिए, ठीक। तो इस तरीके से इनको हम समझ चुके हैं कि ये इस तरीके का इसमें संभावनाएं होती हैं। ओशन ओशन ये कन्वर्जेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट, और ये जो ओशन ओशन का जो होता है, जब दो ओशनिक प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हों, ठीक। उसके लिए आपको हम उदाहरण अगर दें तो उसके लिए कोई ऐसा विशेष अभी उदाहरण आप नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ओशन कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंस का कोई वो नहीं दिखा था, उस तरीके से ओशन ओशन का कोई आपको कन्वर्जेंट का नहीं दिखेगा, ठीक। तो आप चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें, ठीक, कि क्यों ये गति हो रही है, क्यों ये जो यहाँ पे रॉकीज यहाँ क्यों बना, यहाँ पे एंडीज क्यों बना, और यहाँ पे हिमालय क्यों बना। तो इन सब चीज़ों को पता चल गया होगा। अब आप ध्यान रखिए कि अब आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां जहां ये गतियां हो रही होंगी वहीं वहीं क्या होगा? भूकंप आएगा, वहीं वहीं ज्वालामुखी आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी वहीं आएगा जहां दो डिफरेंट प्लेटें रहेंगी। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट रहेगी तो कभी नहीं आएगा वहां पे, या तो उनके बीच में दोनों डिफरेंट, एक ओशनिक प्लेट हो और एक क्या हो? कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, एक महाद्वीपीय प्लेट हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक सेम प्लेट हो गई, यहाँ पे कॉन्टिनेंट महाद्वीपीय प्लेट है और ये इंडियन भी महाद्वीपीय प्लेट है। तो यहाँ पे क्या ज्वालामुखी आता है? जो ये हमारा है पूरा ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ज्वालामुखी कभी देखा है आपने? यहाँ पे केवल क्या आएगा? यहाँ केवल भूकंप आएगा। इसे बोलते हैं हमें ये जो हमारा भूमध्य पेटी है हमारी, ये भूकंप की भूमध्य पेटी, जो कि भारत के हिमालय से होते हुए ऐसे इंडोनेशिया इधर फैले हुए और यहाँ तक आती है। तो यहाँ पे क्या आता है? क्योंकि सेम है, लेकिन जहाँ पे दो डिफरेंट प्लेटें रहेंगी, जैसे पैसिफिक प्लेट क्या है? ओशनिक प्लेट है, और ये क्या नाम है? ये वाला जो प्लेट है, ये वाली जो ये नॉर्थ अमेरिका वाली और साउथ अमेरिका वाली, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो जब पैसिफिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों डिफरेंट हो गई, ये ओशनिक प्लेट हो गई और ये कॉन्टिनेंटल हो गई। तो जब ये कॉन्टिनेंटल और पैसिफिक से जब दो डिफरेंट प्लेटें आई तो यहाँ पर ज्वालामुखी के निर्माण से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ। इस ज्वालामुखी पर्वत के साथ साथ फोल्ड माउंटेन। तो यहाँ पे कौन कौन से निर्माण होंगे? एक तो फोल्ड माउंटेन, और यहाँ पे क्या निर्माण होगा? दूसरा ये ज्वालामुखी पर्वत का, ठीक। और यहाँ पे जो निर्माण होगा, यहाँ पे वलित पर्वत का निर्माण होगा, वलित पर्वत, ठीक, वलित पर्वत का निर्माण होगा, याद रखिएगा, ठीक। एक इसमें आपको और चीज बता देते हैं, जैसे हरॉस्ट एंड ग्रैबन की आप आकृति पढ़े होंगे कि जब ये डाइवर्जेंस से बनता है। डाइवर्जेंस से कब बनता है? जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट डाइवर्ज करती हैं। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट तो डाइवर्ज करेंगी, तो मानो ये कोई हमारा एक प्लेट है
ये कोई हमारी प्लेट है और इस प्लेट में कहीं दरार आ गई, ठीक, इसमें मान लो यहाँ दरार आ गई, तो ये एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्जेंट प्लेट पढ़ रहा हूँ। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होगा कि इसका मान लो इसका ये नीचे चली गई, ये प्लेट, ये जब एक दूसरे से दूर गई कोई गति हुई और ये नीचे हो गई, और ये जब ये नीचे हो गई तो ये ऊपर रह जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी, इस तरीके की आकृति ये बन जाएगी, ये कुछ इस तरीके की आकृति बन जाएगी, कुछ इस तरीके की। तो ये जो नीचे गिरी प्लेट, ये जो हमारी नीचे चली गई ये प्लेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ग्रेबेन बोलते हैं और इसको ह्रॉस्ट बोलते हैं। ये हमारी ह्रॉस्ट है, तो और ये क्या है हमारा ग्रेबेन। तो ये किससे बनती हैं, जब दो प्लेट, जब दो क्या हो, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या कर रही हो, डाइवर्ज कर रही हूँ, ठीक। जैसे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्थलाकृतियां कैसे निर्मित होती हैं और इन स्थलाकृतियों से क्या क्या निर्माण होता है। ज्वालामुखी किससे होगी, दो डिफरेंट प्लेटें हों और क्या हो, कन्वर्जेंट हो या डाइवर्जेंट हो, कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं, डाइवर्ज। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ज्वालामुखी आती है, फटता है, क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारा ये वाली प्लेट इधर जा रही है, ये वाली प्लेट मिड अटलांटिक जो हमारी रीज है वो भी क्योंकि दूर जा रही है, तो यहाँ पे क्या बनता है, ये कंस्ट्रक्टिव, तो यानी कि जो हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि वो क्या बनता है, सी फ्लोर का निर्माण करता है। सी फ्लोर जब ये दूर जाएगी तो यहाँ से ज्वालामुखी निकल निकल के यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जमा होता जाएगा, तो नए सी फ्लोर का निर्माण करेगी, ठीक। तो जो ये हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है इन्हें हम कंस्ट्रक्टिव मार्जिन भी बोलते हैं, ठीक। और जो हमारी ये कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है इन्हें हम डिस्ट्रक्टिव मार्जिन यानी कि विनाशकारी सीमा और इन्हें निर्माणकारी सीमा, इसे विनाशकारी बोलेंगे कन्वर्जेंट को, और इसको डाइवर्जेंस को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस को बोलेंगे हम निर्माणकारी सीमा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं भैया, ये देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझा दिए हैं कि रिंग ऑफ फायर, ये रिंग ऑफ फायर बता दिए हैं, ठीक। और ये रिंग ऑफ फायर का ही भाग है जो कि ये इधर है, उसी का दूसरा पहलू दिखाया आपको। और ये हमारा वो जो मिड ये कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, ये हमारी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, भूमध्य सागरीय पेट, भूमध्य ये भूमध्य वाली पेटी है जो हमारी ये कॉन्टिनेंट पर है, और ये हमारी अटलांटिक वाली है जो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गति कर रही है, ये गति ऐसे हो रही है, तो यहाँ पे पूरा हिमालय हिमालय का फॉर्मेशन है। यहाँ रिंग ऑफ फायर का है, रिंग ऑफ फायर इसीलिए कहते हैं कि पूरा सर्कल है वो पैसिफिक प्लूटो, और नीचे धंसी जा रही है और निकल रही है ज्वालामुखी चारों तरफ से, फायर का सर्कल बन गया है, तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये यही कारण है कि इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। चलो अब देखते हैं विशेषता हम इसके बारे में, जो हमारी अभिसारी सीमा और अपसारी सीमा पूछता है परीक्षा में। तो इसमें प्लेटों की जो गति होती है, तो अभिसारी सीमा में क्या होती है, अभिसारी सीमा यानी कि डाइवर्जेंट, तो प्लेट की गति क्या होगी, एक दूसरे से दूर होगी। अभिसारी सीमा में क्या होगी, अभिसारी यानी कि कन्वर्ज, कन्वर्ज यानी कि एक दूसरे के पास आना, तो प्लेटों की गति एक दूसरे की तरफ होगी, ऐसे होगी, ठीक। और जो हमारी क्रस्ट, एक एक मिनट आप रुकिएगा, इसमें मैंने आपको ट्रांसफॉर्म वाला फॉल्ट नहीं बताया, ट्रांसफॉर्म वाला समझ लिए। ट्रांसफॉर्म वाले में क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के आगे पीछे, ये मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, यानी कि एक दूसरे के समांतर गति करें, ठीक, तो उसे हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं, ठीक। इसमें इसमें भी इसी तीन प्रकार से हो सकता है, मुख्यतः इसमें आप ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में यहाँ देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और ये जो हमारा पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में, तो ये पैसिफिक प्लेट इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इसी को हम सैन एंड्रियास फॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सैन एंड्रियास फॉल्ट, एग्जाम्पल। तो इसका उदाहरण हमने सैन एंड्रियास फॉल्ट है, और इसका हमने बता ही दिया है, जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में बताया, मिड ओशनिक जो हमारी ये अटलांटिक रिज है उसके बारे में बताया, और ये जो हमारा ये मध्य कॉन्टिनेंटल मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है इसके बारे में बताया, और साथ में ये रॉकीज ओकीज कैसे बने, वोल्केनो कैसे बना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कैसे बना, रॉकीज कैसे बना, इंडीज कैसे बना, और यहाँ पर जो हमारा पर्वत फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, चलिए। और क्या है, क्रस्ट पर प्रभाव क्या पड़ेगा, क्रस्ट पर इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर अभिसारी सीमा होगी, अभिसारी यानी कि डाइवर्ज होगी, तो नए क्रस्ट का निर्माण होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, नए क्रस्ट का निर्माण। भाई जब दो प्लेटें नीचे से जैसे क्या हुआ, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, तो यहाँ पे नए प्लेट का निर्माण होगा, जैसे वहां पे मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरम बताया नहीं था कि नए प्लेट का निर्माण, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं,
कंस्ट्रक्टिव मार्जिन यानी कि निर्माणकारी सीमा, और ये कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे प्लेटें क्या होंगी, प्लेटों के ऊपर प्रभाव, यानी कि ये प्लेटें नीचे जाएंगी अगर ओसनिक प्लेट होगी, और साथ में क्या करेंगी, क्या नाम है, विनाशकारी सीमा का निर्माण करेंगी। तो प्लेटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विनाश होगा, प्लेटों का क्षति होगी, प्लेटों का क्षय होगा यानी कि विनाश होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मुख्य स्थलाकृतियां इसमें क्या बनेंगी, तो इसमें जो हमारी क्या बनेगी, एक हमारी क्या बनेगी, मोर बनेगी, मिड ओशनिक रिज जिसे बोलते हैं, जो कि एक उदाहरण के तौर पर अटलांटिक वाली जो रिज बताया। और स्थलाकृति इससे क्या बनेगी, रिफ्ट वैली बनेगी, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बताया आपको, ठीक। और ये अटलांटिक वाली, और इसमें क्या, जब दो प्लेटें दूर जा रही हों, पास आ रही हों, कन्वर्ज हो रहे हैं, तब क्या क्या बनेगा, उस स्थिति में कौन सी वो बनेगी, उसमें हमें बनेगा फोल्ड माउंटेन बनेगा, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड फोल्ड माउंटेन बनेगा। और क्या बनेगा सर, वोल्केनिक माउंटेन बनेगा, वोल्केनिक माउंटेन। तो इससे क्या आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा क्या बन रहा है, ठीक। अब इसमें ज्वालामुखी का प्रकार, अब देखिए जब डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है तो ज्वालामुखी कैसी बनती है जानती हैं, सेंट्रली, उसमें जो लावा होता है वो सेंट्रली नहीं आता है, वो ऐसे निकल के से फैल जाता है, ठीक। उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर वो नहीं होता है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रवाह नहीं होता है, तो वो सेंट्रली इरप्शन नहीं होता है, तो वो क्या होता है, फिजाइल इरप्शन बोलते हैं उसको। तो इसमें ज्वालामुखी का प्रकार फिसाइल इरप्शन ज्वालामुखी होगी। और इसमें क्या होगा, सेंट्रल इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी का जो वो बहुत तभी तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा जब जब खूब तेजी से वो लावा बाहर आएगा और बड़े बड़े पर्वत का निर्माण करेगा, तो इसमें सेंट्रल इरप्शन होता है, ठीक। अब हम भूकंप की बात करें तो इसमें भूकंप, जब दो प्लेटें डाइवर्ज करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, तब ज्यादा खतरनाक भूकंप आएगा, या जब अभिसारी आएंगी तब ज्यादा। तो जब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डीप सीटेड अर्थक्वेक आते हैं, डीप सीटेड अर्थक्वेक खतरनाक नहीं होते हैं, सैलो सीटेड, यानी कि भूकंप का केंद्र जितना ऊपर रहेगा पृथ्वी के उतना ही खतरनाक होगा। तो यहाँ पे भूकंप की आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे भूकंप आता है। ये यहाँ जापान है, पूरा पूरा फिलीपींस सुनते रहते हो, इंडोनेशिया में आ गया, नेपाल में आ गया, तो ये सब इसी से संबंधित है। तो जब ये ओशनिक प्लेट नीचे जाती है तो क्या होता है, ज्वालामुखी भी फटती है, और क्या होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटने से भूकंप आता है, और भूकंप आने से क्या आता है, सुनामी आती है। तो ज्वालामुखी जब फटती है तो यहाँ सुनामी आती है, तो जापान वाले चिल्लाते हैं, आई माई आई दादा, यहाँ पे चलिए आगे, सॉरी, मतलब ऐसे ही। भूकंप, भूकंप में हमने बता दिया कि यहाँ पे भूकंप की इंटेंसिटी कम होती है, और यहाँ पे भूकंप की इंटेंसिटी ज़्यादा, ठीक। तो इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी कम। और जो इसके प्रमुख उदाहरण हैं आपको जैसे कि बता दिया, ग्रेट अफ्रीकन, ये रिफ्ट वैली, और मिड अटलांटिक रिज, और साथ में हिमालय भी इसी से निर्मित, हिमालय यहाँ से निर्मित हुआ, हिमालय यहाँ पे हो गया, तो इसका हिमालय यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली हो गया। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली हो गया, यहाँ पे हिमालय, ठीक। और यहाँ पे वो मिड वाला ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ मिड अटलांटिक रिज हो गया। और यहाँ पे एक चीज और फॉर्म होगी, ट्रेंच, यहाँ पे होगी ट्रेंच। ट्रेंच कहाँ बनता है आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये हमने आपको दिखाया ये वाला इमेज, तो इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये देखिए, जस्ट यहीं पे जहां पे ये प्लेट नीचे जाती है, ओशन वाली प्लेट ये नीचे गई, तो और ये तो यहीं पर ट्रेंच बनता है, बहुत खाई टाइप का बनता है समुद्र में, तो समुद्र की इस खाई को ट्रेंच का नाम देते हैं, ठीक। तो ट्रेंच का निर्माण कहाँ होता है, जब दो प्लेटें कन्वर्ज हो रही हो, कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी कि अभिसारी सीमा। तो यहाँ पे एक हम यहाँ पे और ट्रेंच को जोड़ लेंगे, ठीक, ठीक। और ये क्या है, मिड अटलांटिक रिज, इसका उदाहरण क्या हो गया, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, मिड अटलांटिक रिज, यहाँ पे हिमालय हो गया, और साथ में ये जो कॉन्टिनेंटल बेल्ट है हमारा, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, भूमध्य भूमध्य वाली पेटी है ये।
भूमध्य महाद्वीपीय पेटी इसका निर्माण होगा। तो ये आपको समझ में आ गया अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा, कौन सा पर्वत क्यों वहां है, किस लिए वहां पे ज्वालामुखी पर्वत है, किस लिए वहां पर वलित पर्वत है, उन सब के विषय में। अब वलित पर्वत का निर्माण इसलिए हुआ यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री पे, क्योंकि बीच में समुद्र था। तो पूरा जब दो प्लेटें कन्वर्ज हुई, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो बीच का जो मलबा था समुद्र का, वो पूरा उठ के हिमालय का निर्माण कर दिया। तो वहां पे इस तरीके से, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, तो कॉन्टिनेंटल उनका दोनों का घनत्व तो बराबर था, तो कोई नीचे नहीं गया, सामने आमने आके लड़ी और दबाने लगी, फोल्ड तैयार करने लगी, तो पूरा क्या बन गया, हमारा वलित पर्वत श्रृंखला बन गई, हिमालय। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेट टेक्टोनिक की ये सारी गति बता दी, ये बता दिया कि ये चीजें यहां पर ही क्यों स्थित हैं, देख रहे हैं आप, ये सब पहले ही बता दिया है आपको एक्सप्लेन करके एक एक चीजें। ये प्लेट टेक्टोनिक, उनकी गति की दिशा, और साथ में उनका ये जो फीचर बता दिया कि यहाँ पे देखिए अपलेशियन पर्वत का निर्माण, यहाँ पे रॉकीज माउंटेन का निर्माण, यहाँ पे एंड्रियास का निर्माण, यहाँ पे यूराल पर्वत का निर्माण, यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का निर्माण, और ये जो हमारा अटलांटिक ओशन की जो रिज है जो दूर जा रही है ओशनिक वाली, इसके बारे में बताया, मिड अटलांटिक रिज के बारे में। और साथ में ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये जो हमने बताया कि ये वाला अफ्रीका का हिस्सा टूट के दूर जा रहा है, तो ये इसके बारे में बता दिया, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में बता दिया, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में बता दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये हमने भूकंप पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था, उसमें हमने आपको भूकंप का जो वितरण है उसके विषय में नहीं चर्चा की थी। तो भूकंप का वितरण जो मैंने विश्व के रूप में अगर देखना है, तो वो पीछे वाली स्लाइड में जो जो ये सारी चीजें हैं ना, तो ये सब भूकंप का ही वितरण मैंने बताया है। ये जहाँ जहाँ ये है ना, ये जैसे मिड अटलांटिक बेल्ट हो, मिड ओशनिक, ये वाली बेल्ट हो गई, मिड अटलांटिक ओशन वाली रीज, और ये जो हमारा महाद्वीपीय कटक है ये वाली इसकी, और ये साथ में जो हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो जहां जहां ये चीजें हैं वहां भूकंप आएगा। तो वैश्विक रूप से पूछेगा तो यही मानचित्र बना के दिखा देना। और अगर भारत का पूछेगा जो, तो देखिए 1935 में सबसे पहले वो जो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक मैप प्रस्तुत किया था, और उस मैप के माध्यम से भारत में 4 कैटेगरी के भूकंप क्षेत्रों का वर्णन किया था। और अभी 2025 में नवंबर में सरकार ने एक नई कैटेगरी को जोड़ा, छठे नंबर का जोन। इस छठे नंबर के जोन को, तो अब कुल जोन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। पहले कितनी थी, 4 थी, 2 से चालू होता था, 5 तक था, अब 2 से चालू होकर 6 तक है। तो कुल जोन की संख्या 5 हो गई। ये जुड़ा अभी नवंबर में। ठीक, अभी जो पूरा शिक्षक हैं अभी वो अपडेट नहीं किए हैं, बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा वो पुराना ही पढ़ा रहे हैं। तो अब याद रखिएगा कि अब पूछेगा तो कुल कितने जोन है, तो कुल 5 जोन है, 2 से चालू होकर 6 तक चलता है। तो जो हमारा 2 वाला जोन होता है, उस 2 को हम लो रिस्क, यानी कि यहाँ पे बहुत कम प्रभाव पड़ता है भूकंप का, वहाँ पे लो है रिस्क, वहाँ पे सुभेद्यता बहुत कम है। तो स्टेबल जो हमारा डेक्कन प्लेटू है जो, और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, उसमें हमारा वो किस में आता है, दूसरे जोन में आता है। तो ये देखिए जहाँ पे ये 2 वाला है, ये पूरा हमारा किस में आता है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और ये डेक्कन वाला प्लेटू, तो हमारा ये दूसरे जोन में आता है, यानी कि लो रिस्क जोन। अब बात करें हम जोन 3 की, तो ये मॉडरेट रिस्क होता है। यहाँ पे केरला, गोवा, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो हमारा ये हो गया कहाँ पे, ये हमारा केरला वाला साइड हो गया, और ये हो गया गोवा वाला साइड। ठीक, और महाराष्ट्र का कुछ साइड, तो ये भी हमारा किस में आता है, ये हमारा आता है तीसरे नंबर में, महाराष्ट्र का ये वाला साइड। ठीक, और ये जो हमारा पूरा जोन है ये तीसरे में है। ठीक, ध्यान रखिएगा ये वाला। अब आप बात करते हैं जोन नंबर 4, ये हाई रिस्क वाला है, कवर्स द जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, यूपी, बिहार। तो ये वाला जो है हमारा, ये हमारा किस में आता है, चौथे में, ये वाला पूरा, ये हमारा आता है चौथे में। अब बात करें पांचवे की, वेरी हाई रिस्क होता है। यहाँ पे कौन कौन से स्थान आते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये वाला पूरा, ये रेड वाला, ये येलो वाला है जो चौथा था, और ये जो हमारा पांचवा है ये ऑरेंज वाला से लेके ये नॉर्थ ईस्ट वाला भाग। और जो अभी नया ऐड किया गया हाईएस्ट रिस्क वाले में, ये वेरी हाई रिस्क था, अब ये अभी नया आया है। ठीक, ये न्यू लिखा है, इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द स्प्लिट बिटवीन द जोन 4 एंड 5। इसका जो 4 और 5 में डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलगाव करने के लिए इस नए को जोड़ा गया, और इसमें हिमालय और ये
मैंडेटिंग यूनिफॉर्म स्ट्रिक्ट बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द इंटायर हिमालय रीजन। तो इसमें पूरा हिमालय वाला ये जो रीजन है, इस पूरे हिमालय जहाँ जहाँ हिमालय फैला हुआ है वहाँ तक पूरा, ये हमारा अंडमान भी इसी में आता है, ध्यान रखना। अंडमान भी किस में आता है, ये हमारे इसमें छठे वाले में, छठे जोन में। तो इस पूरे एरिया को हमने छठे जोन में रखा। और यहाँ पे जो बिल्डिंग के कोड होते हैं, यानी कि जहाँ भी हर जगह का जो टाउन प्लानिंग होता है, उस टाउन प्लानिंग के लिए वहाँ पे बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स कोड डिसाइड होते हैं, ठीक, जो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं कि वहाँ पे भूकंप रोधी इमारतें कैसे बनानी है। तो वहाँ पे एक गाइडलाइन वहाँ की म्यूनिसिपल रिलीज करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर उस गाइडलाइन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, ठीक। तो ये आप एक बार ध्यान दे लेंगे कि एक नया परिवर्तन हुआ है, इस तरीके के इसमें जोन को ऐड किया गया है, ठीक। तो अब पूरे जोन की संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है, 2 से चालू होके 6 तक, ठीक। पहले 4 थी। अब एक तथ्य ध्यान रखिए कि जो 61% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, मतलब इंडियाज लैंड नाउ लिव्स इन द मॉडरेट टू हाई हजार्डस, यानी कि 61% भारत की भूमि किस में आती है, ये मॉडरेट टू हाई हजार्डस। मॉडरेट टू हाई हजार्डस का मतलब है कि ये इस वाले 4, 5वें और चौथे में 61% भूमि आ जाती है। अब भारत की 75% जो जनसंख्या है वो सेंसिटिव ये सिस्मिकली एक्टिव जोन में है। सिस्मिक यानी कि भारत की 75% जनसंख्या भूकंप के प्रति सुभेद्य है, यानी कि उनको भूकंप का खतरा है। आगे बढ़ते, ये हमको समझाना था क्योंकि उस वाले भूकंप वाले चैप्टर में ये हमने वैश्विक वितरण तो इसमें बता दिया और साथ में ये भारत का रीजनल भी वितरण बता दिया, क्योंकि भूकंप मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक। अब चलिए हम ज्वालामुखी के बारे में समझते हैं। ज्वालामुखी, समझ रहे हो, किसी मुख से ज्वाला निकलना, आग निकलना, ज्वालामुखी उसे ही बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा वेंट होता है, एक छिद्र होता है या दरार होता है, जिसके मुंह से, इस छिद्र से या दरार से मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकलता है, गैसें निकलती हैं। गैसें कौन कौन सी गैसें निकलेंगी हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, और राख, और क्या निकलेगा, जलवाष्प, लगभग 60 से 90%। तो जो हमारे ये ज्वालामुखी से निकलता है तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, जलवाष्प की। पूरे 60 से 90% इसी की मात्रा होती है, जलवाष्प की, ठीक। और अगला जो होता है हमारा थेपरा पायरोक्लास्टिक मटेरियल। थेपरा होता है सिंडर, आइस और उसका मिश्रण होता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये जब लावा बाहर आता है, ऊपर जाता है तो वो छोटे छोटे उसके मटेरियल होते हैं। ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी वोल्केनिक ऐश बाहर आता है, लेपिली आते हैं, ज्वालामुखी बॉम्ब आते हैं, वॉल्केनिक बॉम्ब निकलते हैं। तो ये जो है हमारा ऐश क्लाउड, यानी कि जो राख निकली उसी राख का क्लाउड बन जाता है, ठीक। वेंट, मैंने बताया आपको कि ये जो छिद्र होता है उसे वेंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं लावा फ्लो, ये जो हमारा बाहर निकल के आया लावा बहने लगा उसे लावा फ्लो बोलते हैं। ये हमारा जो होता है इसका थ्रोट होता है। थ्रोट कैसे बनता है, जब मान लो ज्वालामुखी का ये सेंट्रली इरप्शन हुआ और कुछ दिन में ये वाला कट कट के हट गया और ये वाला जो ज्वालामुखी का यहाँ पे मैग्मा जम गया, तो ये कठोर था तो ये कठोर बचा रह गया, और ये जो दोनों पार्ट थे ये टाइम के साथ समाप्त हो गए, तो इसका ये थ्रोट बन जाता है, गला, तो इसे ही बोलते हैं थ्रोट उसका, ठीक। और ये पैरोक्लास्टिक, ये पैरासिटिक कोन है। पैरासिटिक कोन का मतलब ये है, जो कि पैरासिटिक कोन जैसे परिजीवी बोलते हैं ना, तो ये वाला जो कोन छोटा वाला छोटुआ निकल के आया इधर से, छोटुआ किसके ऊपर है, ये बड़े के ऊपर निर्भर है, तो इसीलिए पैरासिटिक कोन इसको बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या है, लेयर्स ऑफ लावा। तो जब लावा जैसे प्रवाह हुआ फिर कुछ दिन में प्रवाह हुआ तो इसका लेयर और इसका लेयर डिफरेंट रहेगा, तो इसे लेयर 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 बनता जाएगा, तो उसे ही हम लेयर कहते हैं, ठीक, लावा का। वोल्केनिक बॉम्ब के बारे में बता दिए कि जब वोल्केनो फटता है तो बड़े बड़े लावा के वो जाते हैं और हवा में पत्थर बन जाते हैं, मतलब कि वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकलते ही वो जो पिघला हुआ लावा है बॉम्ब के रूप में, मतलब छोटे छोटे उसके रूप में सूख के बन जाता है, उसे हम वोल्केनिक बॉम्ब कहते हैं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। मैग्मा देखो, जब पृथ्वी के सतह तक पर आता है तब वो लावा बनता है, जब तक वो पृथ्वी के अंदर है तब तक उसको मैग्मा बोलते हैं, जैसे ही पृथ्वी पर आया उसको हम लावा बोलते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो अब ज्वालामुखी के अगर हम प्रकार की बात करें तो इसको हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो हम उसके क्या कहते हैं, सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर बताते हैं, और दूसरा उद्गार के स्वरूप के आधार पर। तो सक्रियता के आधार पर एक हम बताते हैं क्या, सक्रियता के आधार पर हम
इस तरीके से विभाजित करते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुषुप्त यानी कि डॉर्मेंट, एक्टिव और एक्सटिंक्ट यानी कि शांत या मृत ज्वालामुखी। तो इसको हम अगर बात करें इसकी, तो हम इसकी अगर आपको एक तरीके से समझाएं तो आप इसको ऐसे समझिए कि मान लो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट और ये है हमारा पास्ट। एक मिनट, ये हमारा पास्ट और ये है हमारा प्रेजेंट और ये है हमारा फ्यूचर। ठीक, तो अब ये जो सक्रिय ज्वालामुखी थी, ये इसको हम, ये पास्ट में भी सक्रिय थी, वर्तमान में भी सक्रिय है और भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना है। मतलब संभावना क्या, वो सक्रिय है, ये मान के चल रहे हैं। ठीक, तो हम उसको क्या सक्रिय ज्वालामुखी की कैटेगरी में रखते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी डॉर्मेंट, डॉर्मेंट में क्या होता है, जो कि भविष्य में तो थी लेकिन वर्तमान में नहीं है और भविष्य में क्या है, हो सकती है। और जो हमारी शांत या मृत ज्वालामुखी है, वो तो भविष्य में भी थी, भविष्य में उसका वो थी लेकिन अब वर्तमान में नहीं है और न उसके भविष्य में उद्गिरित होने की संभावना है। तो इस तरीके की ज्वालामुखी हमने विभाजन किया, पहला किस पे, सक्रियता के आधार पर, और कैसे कैसे उनका उद्गार होता है और उसके उद्गार के अनुरूप हमने उनको विभाजित किया। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में सक्रिय है, और जो हमारा डॉर्मेंट सुषुप्त ज्वालामुखी पास्ट में थी, प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है। शांत ज्वालामुखी भविष्य में तो, भूत में तो थी लेकिन वर्तमान में नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगी, उसकी संभावना ही नहीं है। ठीक, मजा आया। तो ये इस तरीके से पढ़े होंगे आप पहले, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हाँ अब जरूर पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उद्गार के स्वरूप के आधार पर, बबुआ लीज हेल, चलिए उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर अगर हम बात करें तो देखिए दो प्रकार, तो एक हमने पहले ही बताया कि एक सेंट्रली इरप्शन होता है यानी कि केंद्रीय उद्गार, और दूसरा मैंने बताया था कि दरारी उद्गार। तो जब सेंट्रली उद्गार में क्या होता है, सेंट्रल से लावा निकलता है यानी कि बीचों बीच केंद्र से निकल के आता है, तो ये सेंट्रल इरप्शन होता है। और ये क्या है, फिसाइल इरप्शन, देख रहे हैं ऐसे निकल के ऐसे बह गया, ऐसे इधर उधर निकल गया, इधर 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 ऐसे, और इसमें क्या है, एकदम केंद्र से बहुत तेजी से आता है, ऐसे पूरा फट जाता है एकदम से। ठीक, तो अब देखिए जब हम केंद्रीय लावा होता है तो उसका निष्कास मार्ग क्या होता है, यानी कि एकदम केंद्र से आता है पूरा, तो इसका निष्कास मार्ग सेंट्रल इरप्शन होता है। और इसका क्या होता है, ये कहाँ पे निकलेंगी, ये वहीं पे निकलेंगी जहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री, मैंने बताया पीछे कि कन्वर्जेंट बाउंड्री पर इनका निकास मार्ग होता है, और ये वहीं पर सेंट्रल इरप्शन, तो इनका क्या होता है, सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन और ये फिजाइल इरप्शन, यानी कि ये दरार से बाहर आते हैं, तो इनकी गति क्या होगी, बहुत तेज होगी। तो यानी कि ये विस्फोटक होंगे, यानी कि इनकी विस्फोटकता क्या होगी, केंद्रीय उद्गार की सबसे ज्यादा होगी विस्फोटक, ये डिस्ट्रक्टिव होंगे और ये लेस डिस्ट्रक्टिव होंगे। ठीक, तो और इनकी स्थलाकृति कौन सी बनाएंगे, ये स्थलाकृति क्या बनाएंगे, ये जो है हमारा इस तरीके से सील्ड वॉल कैनो इनका ये निर्माण करेंगे। और ये क्या निर्माण करेंगे, ये जो कोन टाइप के होते हैं, कोन निर्माण करेंगे, वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। और ये क्या, ये सील्ड वॉल्केनो। लावा की बात करें तो इसमें मुख्यतः क्या होगा हमारा, इसमें हमारा मुख्यतः एसिडिक लावा होगा, मुख्यतः बात कर रहा हूँ, दोनों हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः बात एसिडिक होगी। और इसमें बेसिक, बेसिक लावा, क्षारीय लावा, अम्लीय एवं क्षारीय लावा। मुख्य उदाहरण में कियालू सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से होता है ये, और इसमें ये इसका मिड अटलांटिक जो हमारा रिज है वो इसी का निर्मित किया हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी से दो दरारें दूर हुई और ऐसे ज्वालामुखी बाहर आके ऐसे बह रहा है, तो इसमें बहाव भी सबसे ज्यादा होगा। क्षारीय लावा में क्या होता है, सिलिका कंटेंट की कमी होती है, जिससे कि इसमें क्या होता है, सिलिका कंटेंट कमी होती है, विस्कस कम होते हैं, बहते हैं ज्यादा। तो आगे बताते हैं इसके बारे में भी। चलिए अब बात करते हैं लावा के प्रकार। तो जो लावा हमारे दो प्रकार से क्लासिफाई होते हैं, एक तो होता है अम्लीय लावा, एक क्षारीय लावा। ठीक, तो जो हमारा अम्लीय लावा होता है उसमें सिलिका कंटेंट, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, लगभग 70 से 80% होती है, और इसमें 50 से 60% होती है। ठीक,
तो इसमें सिलिका की ये मात्रा होती है। तो इसमें जो श्यानता होती है यानी विस्कोसिटी होती है, बहने का जो गुण होता है, जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि वो ज़्यादा विस्कस होगा। और ये विस्कोसिटी इसकी क्या होगी, कम होगी क्षारीय लावा की। तो जिसकी विस्कोसिटी यानी श्यानता ज़्यादा, उसका वो क्या है, वो कैसे करेगा प्रवाह, उसका प्रवाह जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि स्लो फ्लो करेंगे, धीरे धीरे बहेंगे। और जिस क्षारीय लावा होंगे उनका प्रवाह क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी विस्कोसिटी क्या है, कम होती है, यानी कि वो पतले होते हैं। तो और ये जो इनके रंग होते हैं, ये जो हमारा ये लगभग जो हमारे इनका कलर होता है, ये तो लगभग स्लेटी कलर होते हैं, ग्रे कलर होते हैं, ग्रे कलर होते हैं। और ये जो हमारे कलर में होते हैं, ये जो हमारे होते हैं ब्राउन कलर में होते हैं। ठीक, तो ये इनका कलर है। और जो इनकी विस्फोटकता होती है, तो जो अम्लीय लावा होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया पीछे वाले स्लाइड में, तो वहाँ पे कौन से जो सेंट्रल इरप्शन होता है, एसिडिक लावा होते हैं। और एसिडिक लावा में सेंट्रल इरप्शन हो रहा है, यानी कि उनकी विस्फोटकता बहुत ज़्यादा होगी, वेरी डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। ठीक, और इनकी विस्फोटकता कम होती है, यानी कि बस निकल के ऐसे बहने लगते हैं। तो इनका यानी कि ये इनका जो क्षैतिज विस्तार है वो कम होता है, और इनका ऊर्ध्वाधर विस्तार ज़्यादा होता है। और इनका क्षैतिज विस्तार यानी कि डिस्ट्रक्टिव होंगे लेकिन कम डिस्ट्रक्टिव होंगे, या लेस डिस्ट्रक्टिव, यानी कि कम विनाशकारी होंगे। और ये ज़्यादा विनाशकारी होगा अम्लीय लावा। और जो इससे स्थलाकृति निर्मित होंगी, वही जैसे एसिडिक लावा है, तो मैंने बताया ही आपको कि इसमें जैसे कि ये केंद्रीय उद्भेदन करेंगे, अकेंद्रीय उद्भेदन करेंगे, तो जैसे कियालू जैसे सबसे सक्रिय, दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी का निर्माण करेंगे। और अगर मान लीजिए क्या नाम है, क्षारीय लावा है, तो उसमें क्या होगा, मिड अटलांटिक रिज का निर्माण होगा, यानी कि यहाँ पे क्या बनेंगे, प्लेटू का निर्माण होगा। प्लेटू जैसे जैसे हमारा क्या है, ये दक्कन का पठार। और यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत। ठीक, तो इस तरीके का इसमें वो है, आप समझ लेंगे। सिलिका कंटेंट याद रखिएगा, विस्कोसिटी, श्यानता, रंग, प्रवाह, डिस्ट्रक्टिविटी, इन सब चीज़ों को समझ लिए, ये अम्लीय एवं क्षारीय लावा के गुण हैं। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही कवर कर रहे हैं। अब हम जो अगली वीडियो लाएंगे उसमें हम आपको गीज़र के बारे में, फ्यूम रोल के बारे में, और ये जो इनका महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखी हैं पूरे विश्व में, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना पर्याप्त है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थोड़ा सा एक सूचना और है, जैसे मैं ये 10 मिनट का रैपिड रिवीजन लेके आता हूँ, तो उसमें आप जरूर उसको देखिए, क्योंकि ये जो मैं रैपिड रिवीजन लेके आता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अब इसी पर 10 मिनट का रैपिड रिवीजन लाऊंगा। और ये नाम 10 मिनट का है, 20 मिनट 25 मिनट भी बढ़ जाता है, 30 मिनट। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन को लेके आना होता है, और उन 50 प्रश्नों को मैं बड़े ही अच्छे तरीके से आपको, वो इसी पर आधारित होते हैं। अगर आप इसको करके जाएंगे तो सारे 50 के 50, और वो प्रश्न अभी जो हाल में ये क्यूटी तुम्हारी परीक्षा ली है ना, उसी पर आधारित होते हैं। और ये बिल्कुल ही एकदम फ्री है हमारे इसी विद्या क्लिक चैनल पर। ठीक है, और तो बाकी सब राधे राधे है। ऑल इज हेल भैया। ठीक।